नाइजीरिया एक ऐसा देश जहां ऑयल है और पैसा है, लेकिन लोग पॉवर्टी से गुजर रहे हैं। क्या हो रहा है नाइजीरिया को? क्योंकि रिपोर्ट्स कहता है कि अर्ली 2026 में नाइजीरिया फेस कर रही है पॉवर्टी की प्रॉब्लम। नाइजीरिया को 1960 अक्टूबर 1 को फ्रीडम मिला है। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आना तो चलो हम चलते हैं नाइजीरिया के पास्ट में। तो ये कहानी शुरू होती है 1472 में। पोर्चुगीज़ के लोग नाइजीरिया में इंटर करे थे। बेचारे नाइजीरियंस को ये नहीं मालूम था कि अगले 200 साल तक उन्हें सिर्फ स्लेव के काम करना है। पोर्चुगीज़ लोग 1600 से लेकर 1800 तक नाइजीरियंस को सिर्फ स्लेव्स के तरह यूज़ करे थे। उन्होंने सिर्फ ट्रेड के ऊपर फोकस करा था। फिर वो 200 साल में पोर्चुगीज़ के लोग स्लेव ट्रेड स्टार्ट करे थे। फिर वो चलता गया था। अब उनको नहीं मालूम था कि यहाँ से एक नया शुरुआत होने वाला है, क्योंकि 1807 में ब्रिटिशर्स नाइजीरिया में इंटर करे थे। उन्होंने इंटर करते ही स्लेव ट्रेड को बैन कर दिया था। तो दोस्तों, जैसे ही ब्रिटिशर्स ने स्लेव ट्रेड को बंद कर दिया था, नाइजीरियंस बहुत खुश हो गए थे, पर उनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने थोड़े दिनों के बाद फिर से ट्रेड करना शुरू करे थे। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ ट्रेड और कंट्रोल पे फोकस करे थे। पर क्वेश्चन ये है, क्या ऐसी चीज़ है नाइजीरिया में जिसे लोग लगातार ट्रेड करते जा रहे थे? तो दोस्तों, फाइलो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि नाइजीरिया में एक ऐसा चीज़ है जिसे ट्रेड करे तो पूरा देश ट्रेडिंग के मामले में आगे निकल सकता है। नाइजीरिया के पास एक मोस्ट पावरफुल थिंग है जिसे इंडिया में ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। वो है ब्लैक ऑयल। नाइजीरिया में एक जगह है जिसका नाम है नाइगर डेल्टा। ये एक ऐसा जगह है, इधर दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल निकाली जाती है। फिर ब्रिटिश लोग यही चीज़ को नोटिस करे थे और ट्रेड करना शुरू कर दिए थे, जिससे उनका खुद का देश और डेवलप हो सके। फिर 1885 में ब्रिटिशर्स ने पूरा नाइजीरिया डेल्टा को कवर में ले लिए थे। फिर वो सालों तक चलता गया था। अब ब्रिटिशर्स को एक बड़ा खतरा आई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने नाइजीरिया को मर्ज किया था। 1914 में एक ऐसा देश बनाया गया था बिना लोगों को समझकर, क्योंकि नॉर्दर्न और सदर्न नाइजीरिया में डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन पीपल रहते थे। अब शुरू होती है असली गेम। ब्रिटिशर्स ने नाइजीरिया को रिलीजन बेसिस डिवाइड करे थे। उन्होंने नॉर्थ साइड मुस्लिम लीडरशिप मेंटेन करे क्योंकि स्टेबिलिटी पाने के लिए, और साउथ में और दो टाइप्स डिवाइड हो गए थे। साउथ ईस्ट में इग्बो लोग रहते थे जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे, और साउथ वेस्ट में योरूबा लोग रहते थे जो मिक्स ऑफ मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ट्राइबल लोग थे। पर यह पार्टीशनेट करने के बाद उनका रिजल्ट था नो यूनिटी, और वो चलता गया था। ब्रिटिशर्स ने पहले सोचा था कि कभी ना कभी नाइजीरियंस लोग यूनाइट होंगे, पर उनका सोच गलत था। थोड़े दिन वैसे चलते गए थे, और 1945 में एक ऐसा दिन आ गया था जब ब्रिटिश के ऊपर जापान अटैक कर रही थी। उनको सपोर्ट होना था। फिर नाइजीरिया में उन्होंने मिलिट्री फॉर्म करी थी और ब्रिटिश के अगेंस्ट गए थे। थोड़े दिन वैसे चलते गए, और फाइनली 1960 में नाइजीरियंस को फ्रीडम मिल गया था ब्रिटिश लोगों से। नाइजीरिया को 1960 अक्टूबर 1 को इंडिपेंडेंस मिला था, पर उनका स्टेबिलिटी टिक नहीं पाई, क्योंकि नाइजीरिया में वीक पॉलिटिकल सिस्टम था और बहुत सारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। उनको आज़ादी मिली लेकिन स्टेबिलिटी नहीं। अब टाइम आती है 1966 से लेकर 1970 तक।
नाइजीरिया का मिलिट्री 15 jan 1966 मिलिट्री कॉप को स्टार्ट करे थे। एक यंग मिलिट्री ऑफिसर नाइजीरिया के टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस और नाइजीरिया के प्राइम मिनिस्टर तफावा बलेवा को मार दिया था और नाइजीरिया के टॉप मोस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स को भी मार दिया था। फिर मेजर जनरल इरोंसी ने पावर ले लिया था। फिर ये सब होने के बाद ऑलरेडी नाइजीरिया टेक्निकली डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर 1966 से लेकर 1970 तक बायफ्रा वार हुआ था। लाखों लोग मारे गए थे। ये वार एक तरफ से युद्ध हो रहा था और एक तरफ से हंगर स्ट्राइक हो रहा था। नाइजीरियन पीपल को फूड नहीं मिल रहा था। आज़ादी के सिर्फ 7 साल बाद देश टूटना लगा था। फिर ये सब होने के बाद नाइजीरिया में पॉलिटिकल या मिलिट्री वाइज स्टेबिलिटी ख़त्म हो गया था। फिर अब होती है असली चीज़। 1970 में ऑयल डिस्कवर हुआ था नाइजीरिया में, वो भी हेवीली। ऑयल ने नाइजीरिया को अमीर बनाया था पर लोगों को नहीं, क्योंकि नाइजीरिया में लीडर्स ने मनी को मिसयूज़ कर लिया था और करप्शन तो पीक लेवल चल रहा था। फिर 1980 से लेकर 1990 तक बहुत सारे डिक्टेटर्स आए थे। नाइजीरिया का डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया था। हर इंसान जो नाइजीरिया में रहता था वो पॉवर्टी से गुजर रहा था और नाइजीरिया से फ्रीडम छीना गया था। 2009 के बाद नाइजीरिया की कहानी और भी अंधेरी हो गई थी। एक ग्रुप जिसका नाम था बोको हराम सिर्फ लोगों को नहीं सपनों को मार रहा था। स्कूल जला दिया गया था, बच्चों को उठा दिया गया था, गांव से गांव काली हो गई थी। और सबसे डरावनी बात, ये सब एक ऐसे देश पे हो रहा था जहाँ ज़मीन के नीचे तेल है, पैसा है और रिसोर्सेस है, फिर भी लोग डर से मारे जा रहे थे। प्रॉब्लम है वो सिस्टम जो सालों पहले बनाया गया था, जब एक देश को बिना समझकर जोड़ा गया था, जब लोगों को जोड़ा गया था और जब पावर कुछ गलत हाथों में गया था। आज उसका रिजल्ट दिख रहा है। नाइजीरिया फेल नहीं हुआ था, उसे फेल किया गया है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज भी वहाँ के यूथ लड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बदलना चाहते हैं सब कुछ। शायद असली सवाल ये नहीं है नाइजीरिया का फ्यूचर क्या होगा। असली सवाल ये है क्या सिस्टम बदलेगा या हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इधर तक देखने के लिए।